everybody. The topic of this video is Indian Evidence Act 1872 पार्ट 1। इस वीडियो में मैंने इंडियन एविडेंस एक्ट का सिलेबस को डिस्कस किया कि इंडियन एविडेंस में एक्ट में क्या सिलेबस है, प्लस इंडियन एविडेंस एक्ट में जितने भी इंपॉर्टेंट सेक्शन हैं मैं उसे डिस्कस किया हूँ। ये पार्ट 1 है, उसके बाद भी काफ़ी सारे पार्ट है इस सब्जेक्ट का। तो फर्स्ट पार्ट ये है, तो लेट अस डिस्कस। पहले क्या हम लोग जानेंगे कि इंडियन एविडेंस एक्ट के सिलेबस क्या है। पहला जो चैप्टर है इंडियन एविडेंस एक्ट का, वो चैप्टर क्या है? प्रिलिमिनरी। फर्स्ट चैप्टर इज़ प्रिलिमिनरी, जिसमें सेक्शन 1 to 4 है। मीन्स सेक्शन 1 to 4 जो है वो चैप्टर 1 में है, और चैप्टर का नाम क्या है? प्रिलिमिनरी। ओके। सेकेंड जो चैप्टर है वो है रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स। ये चैप्टर 2 है, जो सेक्शन 5 से स्टार्ट होता है एंड 55 में शेष होता है। थर्ड चैप्टर इज़ फैक्ट विच नीड नॉट बी प्रूव्ड। ये सेक्शन 56 से स्टार्ट होता है, 58 तक है। ओके। फोर्थ चैप्टर इज ओरल एविडेंस, सेक्शन 59 से 60। फिफ्थ इज डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, सेक्शन 61 to 90A। सिक्स चैप्टर जो है वो एक्सक्लूजन ऑफ ओरल एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ये सेक्शन 91 से 100 में आता है। सेवन चैप्टर जो वो बर्डन ऑफ प्रूफ है, सेक्शन 101 से 114A। एस्टपल जो है वो चैप्टर 8 में है, सेक्शन 115 to 117। चैप्टर 9 जो है विटनेसेस है, सेक्शन 118 टू सेक्शन 134। चैप्टर 10 जो है वो एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस है, सेक्शन 135 से 166। इम्प्रॉपर एडमिशन एंड रिजेक्शन ऑफ एविडेंस जो है वो सेक्शन 167 में है। ओके। तो टोटल नंबर ऑफ चैप्टर कितने हैं इंडियन एविडेंस एक्ट में? टोटल नंबर ऑफ चैप्टर जो है वो चैप्टर 11 है। ओके। टोटल नंबर ऑफ चैप्टर 11 है, और जो सेक्शन है वो टोटल है 167। 167 इज द टोटल नंबर ऑफ सेक्शन। तो सेक्शन कितने हैं? 167। चैप्टर कितने हैं? 11 है। ओके। अब ये जो चैप्टर 11 है, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। द एक्ट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स एंड देयर आर 11 चैप्टर इन टोटल अंडर दिस एक्ट। ये जो एक्ट है इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। और इन सब पार्ट में टोटल नंबर ऑफ चैप्टर 11 है, और सेक्शन जो है वो 167 है। ओके। तो फर्स्ट पार्ट में क्या है? फर्स्ट पार्ट जो है वो उसमें चैप्टर 1 and 2 है। टू चैप्टर है फर्स्ट पार्ट में। फर्स्ट पार्ट में 2 चैप्टर है, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2। फर्स्ट चैप्टर इज प्रिलिमिनरी चैप्टर एंड द सेकेंड चैप्टर इज रेलिवेंसी ऑफ द फैक्ट। ओके। तो पार्ट 1 में 2 चैप्टर है, पहला चैप्टर एंड दूसरा चैप्टर। ओके। पार्ट 2 क्या है? पार्ट 2 कॉन्सिस्ट ऑफ चैप्टर्स फ्रॉम 3 to 6। चैप्टर 3 से 6 जो है वो पार्ट 2 में है। ओके। तो चैप्टर 3 में क्या है? चैप्टर 3 में है फैक्ट विच नीड नॉट बी प्रूव्ड। चैप्टर 4 जो डील करता है वो ओरल एविडेंस से डील करता है। चैप्टर 5 डील्स विथ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। चैप्टर 5 जो है वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से डील करता है। चैप्टर 6 जो है वो डील करता है सर्कमस्टांसेस व्हेन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हैज़ गिवन प्रेफरेंसेस ओवर द ओरल एविडेंस। ओके। ये हुआ टोटल पार्ट 2 में। तो पार्ट 2 में चैप्टर 3 से स्टार्ट होता है, चैप्टर 6 में फिनिश होता है। ये पार्ट 2 में है। ओके। पार्ट 3 में क्या है? द लास्ट पार्ट दैट इज पार्ट 3 कॉन्सिस्ट ऑफ चैप्टर 7 to 11। लास्ट पार्ट जो है वो चैप्टर 7 से स्टार्ट होता है और 11 में जाके ख़त्म होता है। तो चैप्टर 7 में जो है वो क्या है? बर्डन ऑफ प्रूफ है। चैप्टर 8 टॉक्स अबाउट एस्टपल। चैप्टर 9 जो है वो है विटनेसेस। चैप्टर 10 जो है वो एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस। एंड द लास्ट चैप्टर विच इज चैप्टर 11 टॉक्स अबाउट इम्प्रॉपर एडमिशन एंड रिजेक्शन ऑफ एविडेंस। ओके। तो इंडियन एविडेंस एक्ट को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। पार्ट 1 जो है उसमें 2 चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर एंड सेकेंड चैप्टर। पार्ट 2 में टोटल जो है वो चैप्टर 3 से स्टार्ट होता है, चैप्टर 6 में ख़त्म होता है। ओके। चैप्टर 3 to 6 जो है वो पार्ट 2 में है, और एंड पार्ट 3 में जो है वो चैप्टर 7 to 11 है। ओके। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सेक्शन है वही मैंने डिस्कस किया है, क्योंकि सारा सेक्शन अगर डिस्कस करूँगा तो काफ़ी सारे वीडियो बन जाएंगे। तो जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है इंडियन एविडेंस एक्ट में, उन सब सेक्शन को ही मैंने डिस्कस किया है। तो पहला जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो सेक्शन 4 है। इस सेक्शन में पहला जो क्या है? मे प्रेज्यूम, सेल प्रेज्यूम एंड कंक्लूसिव प्रूफ है। ओके। तो सेक्शन 4 क्या कहता है ये देख लेते हैं। मे प्रेज्यूम, व्हेन एवर इट इज़ प्रोवाइडेड बाय दिस एक्ट
that the court may presume a fact, it may either regard such fact as proved unless and until it is disproved, or may call from proof of it whenever it is provided by this act. जब जब इस एक्ट के द्वारा प्रोवाइडेड होता है, ओके प्रोवाइडेड यहाँ पर है, वेन एवर इट इज़ प्रोवाइडेड बाई दिस एक्ट, जब इस एक्ट के द्वारा प्रोवाइडेड होता है तब क्या होता है, द कोर्ट में प्रिज्यूम ए फैक्ट, तब उस फैक्ट को कोर्ट क्या कर लेता है, प्रिज्यूम कर लेता है कि वो जो फैक्ट है वो क्या है, सही है, जब तक कि उस फैक्ट को जो है गलत ना प्रूफ कर दिया जाए। ओके इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो सेक्शन है जिसमें एग्जांपल आप देख सकते हो वो सेक्शन 86 है, 87 है, 88 है, 90 है, 90A है। ओके तो ये सब इंपॉर्टेंट सेक्शन है मे प्रिज्यूम से रिलेटेड। ओके और दूसरा जो है वो सेल्फ प्रिज्यूम है। इसमें क्या है, वेन एवर इट इज़ डायरेक्टेड बाय दिस एक्ट, जब इस एक्ट के द्वारा डायरेक्टेड किया जाता है, जब इस एक्ट के द्वारा ये डायरेक्टेड किया जाता है तब क्या करता है, द कोर्ट सेल्फ प्रिज्यूम ए फैक्ट, उस समय कोर्ट क्या कर लेते हैं, प्रिज्यूम कर लेते हैं कि ये जो बताया जा रहा है वो, ये जो फैक्ट है वो क्या है, सही है। इट सेल रिगार्ड सच फैक्ट एज प्रोवाइडेड प्रूव्ड अनलेस एंड अनटिल इट इज डिस्प्रूव, जब तक कि उस प्रूफ को डिस्प्रूव ना कर लिया जाए। ओके जब तक कि उस फैक्ट को डिस्प्रूव ना कर दिया जाए तब तक वो फैक्ट क्या होगा, वो प्रूव्ड हो रहेगा। ओके इसमें इंपॉर्टेंट जो सेक्शन है जो इनसे रिलेटेड है वो है, जिसमें आप एग्जांपल देख सकते हैं, वो है सेक्शन 79, 80, 80A, 81, 82, 83 एंड 89। ओके जैसे एक मान लीजिए कोर्ट में गए हैं, कोर्ट में जो डॉक्यूमेंट वगैरह होता है उसका जब सर्टिफाइड कॉपी आप निकालते हैं, ओके तो सर्टिफाइड कॉपी जो निकाल रहे हैं वो सर्टिफाइड किया जा रहा है, डायरेक्टेड किया जा रहा है कि ये जो डॉक्यूमेंट है वो क्या ओरिजिनल से ही ज़ेरॉक्स किया गया है और इसे सर्टिफाइड करके दिया गया है। तो ये जो प्रूफ होगा, ये जो फैक्ट होगा वो क्या होगा, उसे प्रिज्यूम कर लेगा कोर्ट कि हाँ ये जो फैक्ट है ये राइट है। ओके तब तक राइट है जब तक उसे ये नहीं प्रूफ कर लिया जाए कि ये जो डॉक्यूमेंट सबमिट किया जा रहा है वो क्या है, गलत डॉक्यूमेंट है, तब तक कि उसे डिस्प्रूव ना कर दिया जाए। ओके लास्ट क्या है, कंक्लूसिव प्रूफ। इसमें क्या है, व्हेन वन फैक्ट इज डिक्लेयर बाय दिस एक्ट टू बी कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ अनदर, जब एक फैक्ट को डिक्लेयर कर दिया जाता है दूसरे फैक्ट के लिए कि ये जो फैक्ट है वो क्या है, कंक्लूसिव प्रूफ है कि ये जो फैक्ट है वो सही है, वो गलत नहीं है, तब क्या करेगा कोर्ट, द कोर्ट सेल ऑन प्रूफ ऑफ द वन फैक्ट रिगार्ड द अदर एज प्रूफ एंड सेल नॉट अलाउ एविडेंस टू बी गिवन फॉर द पर्पज ऑफ डिस्प्रूविंग। तब कोर्ट क्या करेगी, उस प्रूफ को गलत ठहराएगी नहीं, जो फैक्ट दिया जा रहा है उसे कोर्ट क्या मान लेगी, वो सही मान लेगी। ओके जैसे कि एक एग्जांपल है सेक्शन 82 ऑफ आईपीसी। सेक्शन 82 आईपीसी में क्या दिया गया है कि नथिंग इज़ एन ऑफेंस डन बाय अ चाइल्ड अंडर 7 ईयर ऑफ एज, मीन्स कोई भी बच्चा जो 7 साल से नीचे अगर कोई वो एक्ट कर रहा है, कोई भी क्राइम कर रहा है तो वो ऑफेंस नहीं होगा, वो ऑफेंस के कैटेगरी में नहीं आएगा। तो ये क्या है, ये कंक्लूसिव प्रूफ है, ये फैक्ट है। जैसे सूर्य है, ओके ये सूर्य है, ये क्या है, कंक्लूसिव प्रूफ है कि हाँ वो है, उसे डिसप्रूफ नहीं किया जाएगा, उसके लिए कोई एविडेंस का दरकार नहीं है कि कोर्ट में जाकर प्रूफ करना पड़ेगा कि सूर्य जो है, सन जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है या एग्जिस्ट करता है। ओके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन जो है वो सेक्शन 5 है। इसमें क्या बताया गया है, एविडेंस में बी गिवन ऑफ फैक्ट इशू एंड रेलिवेंट फैक्ट। इसमें क्या है, एविडेंस में बी गिवन इन एनी शूट और प्रोसीडिंग ऑफ द एग्जिस्टेंस एंड नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एवरी फैक्ट इन इशू एंड ऑफ सच अदर फैक्ट एज आर हेयर आफ्टर डिक्लेयर टू बी रेलिवेंट एंड ऑफ नो अदर। ओके जो एविडेंस कोर्ट में दिया जाता है वो किससे रिलेटेड दिया जाएगा, वो फैक्ट एंड इशू से रिलेटेड दिया जाएगा। मीन्स जो भी घटना घट रहा है उस घटना से रिलेटेड जो भी फैक्ट एंड इशू है, चाहे वो सिविल के केस हो, एनी सूट चाहे सिविल सूट हो या फिर और प्रोसीडिंग मीन्स क्रिमिनल सूट हो, उसके एग्जिस्टेंस एंड नॉन एग्जिस्टेंस से रिलेटेड जितने भी एविडेंस है वही दिया जाएगा। मीन्स कोई भी इंसिडेंट्स हो रहा है उनसे रिलेटेड जो फैक्ट एंड इशू है, चाहे वो सिविल सूट हो चाहे या फिर क्रिमिनल सूट हो, उसके एग्जिस्टेंस एंड नॉन एग्जिस्टेंस से रिलेटेड जितने भी एविडेंस है वही दिया जाएगा। ओके या फिर कोई भी रेलिवेंट फैक्ट से रिलेटेड, रेलिवेंट फैक्ट हो किसी भी इवेंट से रिलेटेड, उसके एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस से रिलेटेड जितने भी एविडेंस है वो दिया जाएगा। ओके इसमें एक इलस्ट्रेशन देख लेते हैं तब ज़्यादा क्लियर होगा। सेक्शन 5, ए इज ट्रायल फॉर द मर्डर ऑफ बी बाय बीटिंग हिम विद अ क्लब विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग हिज डेथ। ए क्या किया, ए जो
ए इज ट्रायल फॉर द मर्डर ऑफ बी, ए ने बी का मर्डर किया। अब क्या हो रहा है, इसका कोर्ट में केस चल रहा है, ट्रायल चल रहा है। ओके, किससे मारा, एक छुरी से मार दिया है, इस इंटेंशन से मारा है कि वो मर जाए। ओके, तो ट्रायल में क्या हुआ, एट एज ट्रायल द फॉलोइंग फैक्ट्स आर इन इशू। तो एज के ट्रायल में फैक्ट्स इन इशू क्या क्या होंगे, एज बीटिंग बी विद अ क्लब, कि ए ने बी को किससे मारा है, एक छुरी से मारा है। दूसरा क्या होगा कि ए इज कॉजिंग बीज डेड बाय सच बीटिंग, कि ए ने उसे पीट पीट के मारा है बी को। तीसरा क्या है कि ए का इंटेंशन ही था कि बी को हत्या करने का। ओके, तो दीज आर द इलास्ट्रेशन। सेक्शन 6 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन है। इसमें क्या है, रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन। क्या क्या फैक्ट्स है, फैक्ट विच though not in issue are so connected with the fact and issue as to form part of the same transaction are relevant whenever they occur at the same time and place or at different times and places. Okay, fact though not in issue, यद्यपि जो कि इशू में नहीं है, लेकिन आर सो कनेक्टेड विद द फैक्ट, लेकिन फैक्ट एंड इशू से इस तरह से कनेक्टेड है कि वो एक ही ट्रांजेक्शन का पार्ट हो जा रहा है, तो वो फैक्ट क्या होगा, रेलिवेंट फैक्ट होगा। अगर कोई भी फैक्ट जो फैक्ट एंड इशू से कनेक्टेड नहीं है, नहीं होकर भी इस तरह से कनेक्टेड है कि वो सेम ट्रांजेक्शन का पार्ट हो जा रहा है, तो वो फैक्ट क्या होगा, रेलिवेंट फैक्ट होगा। इसे हम लोग रेस जेस्टे भी बोलते हैं। ओके, सेक्शन 6 जो है उसे हम लोग रेस जेस्टे भी बोलते हैं, और एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 6 इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। ओके, तो इसमें एक इलास्ट्रेशन देख लेते हैं। ए इज़ एक्यूज ऑफ द मर्डर ऑफ बी, ए ने क्या, ए क्या है, अपराधी है बी का मर्डर का। ए ने क्या किया, बी को पीट पीट कर मार दिया है। ओके, वेन एवर वट एवर वॉज सेड और डन बाई ए और बी or the bystander at the beating or so shortly before or after, it has to form the part of the same transaction as is relevant. Okay, अब जब ए बी को मार रहा था, जब ए बी को मार रहा था, तो उस समय ए ने बी को जो बोला या बी ने जो ए को बोला, या फिर वहाँ पे जो बाई स्टैंडर लोग वहाँ पे जो खड़े थे उन्होंने जो सुना, ये जो कुछ भी हुआ, ये जो कुछ भी फैक्ट हुआ, ये क्या है, पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन है, और यही फैक्ट क्या होगा, रेलिवेंट होंगे। ओके, तो इसी को ही बोलते हैं रेस जेस्टे। ओके, सेक्शन 11 क्या है, सेक्शन 11 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, व्हेन फैक्ट नॉट अदरवाइज रेलिवेंट बिकम रेलिवेंट, फैक्ट अदरवाइज नॉट रेलिवेंट आर रेलिवेंट इफ दे आर इनकंसिस्टेंट विथ एनी फैक्ट एंड इशू और रेलिवेंट फैक्ट। फैक्ट अदरवाइज नॉट रेलिवेंट आर रेलिवेंट, फैक्ट जो कि रेलिवेंट नहीं है वो रेलिवेंट हो जाएंगे। कब हो जाएंगे, जब जो ये फैक्ट एंड इशू और रेलिवेंट फैक्ट से इनकंसिस्टेंट होंगे। कोई भी फैक्ट जब फैक्ट एंड इशू और रेलिवेंट फैक्ट से इनकॉन्सिस्टेंट होते हैं तो वो फैक्ट क्या होगा, रेलिवेंट फैक्ट हो जाएगा। ओके, दूसरा क्या, इफ बाय देमसेल्फ और इन कनेक्शन विद अदर फैक्ट दे मेक द एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एनी फैक्ट एंड इशू और रेलिवेंट फैक्ट हाईली प्रोबेबल और इम्प्रोबेबल। इफ बाय देमसेल्फ, अगर ये जो फैक्ट है वो खुद से या फिर किसी और फैक्ट के साथ मिलकर फैक्ट एंड इशू या रेलिवेंट फैक्ट के एग्जिस्टेंट या उसके नॉन एग्जिस्टेंट को हाईली प्रोबेबल या इम्प्रोबेबल बनाता है, तब ये फैक्ट क्या हो जाएगा, तब ये फैक्ट क्या होगा, रेलिवेंट फैक्ट हो जाएगा। ओके, एक एग्जांपल देख लेते हैं, ये इलास्ट्रेशन से क्लियर हो जाएगा। ओके, इलास्ट्रेशन में क्या है, द क्वेश्चन इज वेदर ए कमिटेड अ क्राइम एट कोलकाता ऑन ए सर्टेन डेट। क्वेश्चन क्या है कि ए ने एक क्राइम किया है कोलकाता में किसी भी दिन। ओके, ऑन ए सर्टेन डे मीन्स किसी भी दिन। तो फैक्ट दैट ऑन दैट डे ए वाज एट लाहौर इज रेलिवेंट। फैक्ट क्या है कि ए जो है उस दिन लाहौर में था, मीन्स ए जो है उस दिन कोलकाता में था ही नहीं, वो कहाँ पर था, वो लाहौर में था। ये हो गया, ये क्या हो गया, रेलिवेंट हो गया। दूसरा फैक्ट क्या है कि नियर द टाइम व्हेन द क्राइम वाज कमिटेड, जब ये क्राइम हो रहा था, ए वाज एट ए डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेस वेयर इट वाज कमिटेड which would render it highly improbable though not impossible that he committed it is relevant। तो जब ये क्राइम हो रहा था, जब ये क्राइम हो रहा था, तब ए जो है वो क्राइम प्लेस से काफ़ी दूर में था, तो ये भी एक फैक्ट क्या होगा, रेलिवेंट फैक्ट हो जा रहा है। ओके, दूसरा एग्जांपल क्या है, द क्वेश्चन इज वेदर ए कमिटेड अ क्राइम। क्वेश्चन क्या है कि ए ने कोई क्राइम किया है, ए ने एक क्राइम किया है। सर्कमस्टांसेस क्या है, सर्कमस्टांसेस आर सच दैट द क्राइम मस्ट हैव बीन कमिटेड आइदर बाई ए बी सी और डी। सर्कमस्टांसेस क्या है कि उस क्राइम को आइदर ए ने किया है, बी ने किया, सी ने किया या फिर डी ने किया है। एवरी फैक्ट विच शोज दैट द क्राइम वुड हैव बीन कमिटेड बाई नो वन एल्स एंड दैट इट वाज नॉट कमिटेड बाई आइदर बी सी और डी इज़ रेलिवेंट। लेकिन जितने भी वहाँ पे सर्कमस्टांसेस है वो ये दिखा रहे हैं कि इस क्राइम को ना बी ने किया है, ना ही सी ने किया है, ना ही डी ने किया है। तो ये क्या हाईली प्रोबेबल कर रहा है कि
ये जो क्राइम है किसने किया है, ये ए ने किया है, क्योंकि अगर ए बी सी डी उस जगह पे थे तो ना बी ने किया है, ना ही सी ने किया है, ना ही डी ने किया है, तो किसने किया, ए ने किया है। तो फैक्ट क्या हो रहा है कि ए ने क्राइम किया, तो यही जो फैक्ट होगा ये क्या होगा, रेलेवेंट फैक्ट होगा। ओके, सेक्शन 11 जो होता है उसे प्ली ऑफ एलिवाई भी बोलते हैं। प्ली ऑफ एलिवाई क्या है, एलिवाई इज़ ए लैटिन वर्ड विच एक्चुअली मीन्स एल्सवेयर और समवेयर एल्स। एलिवाई एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है किसी और जगह पर, समवेयर एल्स। ओके, अ प्ली ऑफ एलिवाई implies that the accused was physically not present at the scene and time of the commission of an offense due to the reason that he was present somewhere else। प्ली ऑफ एलिवाइज क्या है, प्ली ऑफ एलिवाइज का मतलब होता है कि एक्यूज जो है जिस वक्त क्राइम हो रहा था वो उस वक्त क्राइम की जगह पे नहीं था, जिस जगह पे क्राइम हो रहा उस प्लेस में नहीं था, वो कहीं और पर था। तो कभी कभी एक्यूज पर्सन जो है अपना डिफेंस के लिए ये कोर्ट में पिटीशन देते हैं कि जहाँ पर क्राइम हुआ था वो वहाँ पर था ही नहीं, वो कहीं पर और पर था। अगर कोई एक्यूज है वो मर्डर के केस में फंस गया है और वो मर्डर जो है कोलकाता में हुआ है, तो वो कोर्ट में जाके बोलेगा मैं उस दिन कोलकाता में था ही नहीं, मैं उस दिन दिल्ली में था या मुंबई में था। तो प्ली ऑफ एलिवाई का डिफेंस कौन लेता है, एक्यूज पर्सन लेता है, खुद को बचाने के लिए लेता है। ओके, इन क्रिमिनल लॉ दिस प्ली इज यूज बाय एक्यूज अगेंस्ट द कमीशन ऑफ एन एलाइज्ड ऑफेंस। ओके, प्ली ऑफ एलिवाई इज a रूल ऑफ एविडेंस recognized अंडर सेक्शन 11 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ गया है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इन फ्यूचर मैं ये इंडियन एविडेंस एक्ट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है उनसे रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा। ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट भी बनाने वाला हूँ, वो भी अपलोड करूँगा। एंड मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।